नमस्कार विद्यार्थियों। अभी हम जर्मनी के एकीकरण को पढ़ रहे हैं। जर्मनी के एकीकरण के 2 चरण, जिसमें 2 युद्ध थे, हम पूर्ण कर चुके हैं। और अब जर्मनी के एकीकरण का 3य चरण, जिसमें फ्रांस प्रशा युद्ध जो कि 1870 में हुआ, के बारे में इस व्याख्यान में हम बात करेंगे। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण को लगातार गति देता जा रहा था और वह यह जानता था कि जर्मनी के एकीकरण को पूर्ण करने के लिए उसे प्रशा को फ्रांस से युद्ध करना ही पड़ेगा। एक बार उसने कहा भी था कि फ्रांस के साथ प्रशा का युद्ध इतिहास की एक तर्कसंगत परिणति है। इसके लिए उसने राष्ट्रीयता की भावना को फाना। बिस्मार्क दक्षिणी राज्यों का विलय जर्मनी में चाहता था और फ्रांस से युद्ध के समय ही यह हो सकता था, क्योंकि हमने पहले देखा कि उत्तरी जर्मन परिसंघ का निर्माण उसने किया, जिसमें दक्षिण के 4 राज्यों को, जिन पर कि फ्रांस का प्रभाव था, जिनमें बेडेन, बवेरिया, व्युटेनबर्ग आदि थे, इसको जर्मन परिसंघ में शामिल नहीं किया गया था। फ्रांस के युद्ध के पश्चात ही इन प्रदेशों को शामिल करके एकीकृत जर्मनी का निर्माण किया जा सकता था। जैसा कि हम जानते हैं कि बिस्मार्क किसी भी राष्ट्र से युद्ध करने से पहले उस राष्ट्र को कूटनीतिक रूप से अकेला कर देता था। फ्रांस के साथ युद्ध से पूर्व भी बिस्मार्क ने यही किया, जिससे कि युद्ध के समय फ्रांस को कहीं से भी मदद नहीं मिल सकी। इटली को नेपोलियन तृतीय ने 1859 में युद्ध में हराकर युद्ध से हटकर धोखा दिया था और नीस और सेवाय लेकर उसे मध्य इटली के राज्यों को मिलाने के लिए अनुमति दी थी। इस वजह से इटली फ्रांस से नाराज था। इसके विपरीत इटली को प्रशा की कृपा से पिछले युद्ध में वेनेशिया प्राप्त हुआ था और बिस्मार्क ने उसे यह विश्वास दिलाया था कि यदि प्रशा का फ्रांस से युद्ध शुरू होगा तो फ्रांस रोम से अपनी सेना हटा लेगा और इस समय इटली रोम पर कब्जा करके अपने एकीकरण को पूर्ण कर सकता है। इटली ने भी खुशी खुशी इस प्रस्ताव को मान लिया और इस तरह बिस्मार्क इटली को भी फ्रैंको प्रशियन वार के समय या फ्रांस प्रशा युद्ध के समय तटस्थ रखने पर राजी हो गया। ऑस्ट्रिया को भी 1866 में पराजित करके बिस्मार्क ने प्रशा की सेना को वेना पर आक्रमण नहीं करने दिया और न ही उसकी भूमि ली। साथ ही उसके साथ सम्मानजनक संधि भी की और युद्ध का हर्जाना भी मामूली रूप से वसूल किया गया। अतः ऑस्ट्रिया के मन में बदले की भावना नहीं थी। इसके अलावा ऑस्ट्रिया प्रशा से फ्रांस से पहले भी नाराज था। अतः ऐसी हालत में प्रशा और फ्रांस युद्ध में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को भी तटस्थ रहने के लिए तैयार कर लिया। तीसरा जो विशिष्ट राज्य बचा था वो था रूस। तो क्रीमिया के युद्ध के समय फ्रांस की सक्रिय भूमिका की याद दिलाई और ये बताया कि प्रशा उस समय तटस्थ रहकर रूस की मदद की है। इसके अलावा उसने रूस को यह भी लालच दिया कि प्रशा और फ्रांस के मध्य अगर लड़ाई होगी तो उस समय रूस काला सागर तक अपनी नौसेना विस्तृत कर सकता है। इसके अलावा पोल विद्रोह के समय भी बिस्मार्क ने रूस के प्रति अपनी सहायता भेजी। अतः इस प्रकार उसने रूस, इटली, ऑस्ट्रिया सबसे अलग करके युद्ध से पहले ही फ्रांस को एकांकी या अकेला कर दिया। बिस्मार्क ने जब फ्रांस को अकेला कर लिया तब वह फ्रांस के विरुद्ध युद्ध के लिए मौके तलाशने लगा। उधर फ्रांस में भी प्रशा के प्रति विद्वेष की भावना जन्म ले रही थी, क्योंकि नेपोलियन तृतीय ऑस्ट्रिया की 1866 की पराजय को कूटनीतिक रूप से स्वयं की पराजय समझता था, क्योंकि उसका तो यह अनुमान था कि प्रशा ऑस्ट्रिया को परास्त नहीं कर पाएगा और नेपोलियन को मध्यस्थता के लिए बुलाएगा
और उस समय नेपोलियन तटस्थता की कीमत के रूप में प्रादेशिक लाभ लेने के लिए में सफल हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो न सका और यही कारण था कि नेपोलियन तृतीय समय समय पर बिस्मार्क से किसी न किसी क्षेत्र की मांग करता रहता था। उसने कभी पैलेटिनेट की मांग की तो कभी बेल्जियम की मांग की और इस मांगों को बिस्मार्क ने सार्वजनिक किया और बेल्जियम की मांग को बिस्मार्क ने सार्वजनिक किया और इंग्लैंड को बताया कि किस तरह से नेपोलियन बेल्जियम चाहता है और इंग्लैंड भी नेपोलियन से घृणा करने लगा। इसके अलावा उत्तर जर्मन परिसंघ के निर्माण को भी फ्रांस के लोगों ने फ्रांस की शक्ति का हाथ समझा और वह प्रशा से घृणा करने लगे। यद्यपि फ्रांस के साथ में जो युद्ध था वो बिस्मार्क की किसी अनुशासित सुपरिचित योजना का परिणाम नहीं था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि फ्रांस से युद्ध होना ही था। तो बिस्मार्क ने उत्तरी जर्मनी को प्रशा के अनुरूप प्रशासन में बांधकर सैनिक तैयारियां शुरू कर दी। अब बिस्मार्क के पास लगभग 10 लाख की आक्रामक सेना थी। इसके अलावा उसके पास में 2 सेनापति भी थे, जिसमें युद्ध मंत्री वॉन रून और प्रधान सेनापति वॉन मोंटके आदि थे। इसके अलावा लक्जमबर्ग के प्रश्न को लेकर भी फ्रांस और प्रशा के मध्य तनातनी रही। लक्जमबर्ग हॉलैंड के शासक से खरीदने का इच्छुक नेपोलियन तृतीय था, जिससे वे अपने प्रभाव और प्रतिष्ठा में वृद्धि कर सके। और हॉलैंड का शासक भी लक्जमबर्ग बेचने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन लक्जमबर्ग के स्थानांतरण की योजना जो है वो जर्मनी में प्रकट हो गई और जर्मन राष्ट्रवादी ये कहने लगे कि जो प्रदेश जर्मनियों के हैं वो जर्मनी के शत्रु के हाथ में नहीं जाने देंगे। जर्मनी के समाचार पत्रों में इसका तीव्र विरोध भी हुआ। परिणाम यह रहा कि बिस्मार्क को बाध्य होकर फ्रांस को सूचित करना पड़ा कि वो लक्जमबर्ग के स्थानांतरण को स्वीकृत नहीं कर सकता और परिणाम स्वरूप हॉलैंड के शासक ने लक्जमबर्ग हस्तांतरित करने से मना कर दिया और फ्रांस के लोगों के लिए यह बड़ी ही शर्म की बात या बड़ी ही बेइज्जती की बात थी कि वह लक्जमबर्ग को प्राप्त नहीं कर पाया। फ्रैंको प्रशियन वार का जो प्रधान कारण या जो मुख्य कारण या जो प्रत्यक्ष कारण था वो था स्पेन की गद्दी का प्रश्न और यही तत्कालीन कारण भी बना। हुआ यह कि स्पेन की राजगद्दी स्पेन में 1868 में रानी आइसाबेला के विरुद्ध विद्रोह हुआ और जनता के इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप रानी को हटा दिया गया और स्पेन के सिंहासन के लिए एक युग की उत्तराधिकारी की खोज होने लगी और अंत में प्रशा के शासक के संबंधी राजकुमार लियोपोल्ड को स्पेन का सम्राट बनाने का निश्चय किया गया। यद्यपि शुरुआत में लियोपोल्ड ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन बाद में 1870 में जाके उसने इस प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी। लेकिन जैसे ही ये सूचना पेरिस पहुंची तो पेरिस के लोगों में इसका बड़ा ही विरोध हुआ। वहाँ पर बड़ी ही उत्तेजना फैल गई और पूरे फ्रांस में आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि ये जो शासक था वो या शासक लियोपोल्ड जो था वो
होहेंजोलरेन वंश से संबंधित था, जो कि प्रशा के राजवंश का संबंधी था। तो और नेपोलियन तृतीय को या फ्रांस के लोगों को ये भय था कि अगर लियोपोल्ड शासक बन जाता है तो प्रशा की शक्ति बढ़ जाएगी और इससे फ्रांस की सुरक्षा के लिए भयंकर खतरा या भयानक खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो फ्रांस के राजदूत को ये दायित्व सौंपा गया कि वह प्रशा के शासक से मिले और उसको इस बात के राजी करे कि लियोपोल्ड स्पेन की गद्दी पर नहीं बैठेगा। इस समय जो प्रशा का शासक विलियम था वो अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए एम्स नामक नगर में रह रहा था या एम्स नगर में था। और यहाँ पर फ्रांस का राजदूत बेनेडेक्टी प्रशा के शासक से मिला और यह कहा कि प्रशा की भविष्य में कोई भी इस वंश का शासक प्रशा की गद्दी पर नहीं बैठेगा। यद्यपि देखा जाए तो फ्रांस के शासक का ये जो व्यवहार था, नेपोलियन का जो ये व्यवहार था, वो उचित भी नहीं था, क्योंकि जैसे ही फ्रांस में विरोध प्रकट हुआ वैसे ही लियोपोल्ड ने अपनी स्वीकृति या स्पेन के शासन को या सिंहासन को प्राप्त करने की अपनी स्वीकृति वापस ले ली। तो कायदे से तो इस समय फ्रांस को संतुष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन फ्रांस ने इस बात को अपनी राष्ट्रीय अस्मिता का या राष्ट्रपति प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया और प्रशा के सम्राट से इस बात का आश्वासन चाहा कि भविष्य में किसी भी जर्मन राजकुमार को स्पेन की गद्दी पर नहीं बैठने दिया जाने का आश्वासन उन्होंने चाहा। प्रशा के राजा ने बेनेडिक्ट को इस संबंधी आश्वासन तो दे दिया, लेकिन उसने इस बात की खबर तार के रूप में तार से बिस्मार्क को दी। बिस्मार्क जिस समय बिस्मार्क के पास में ये तार पहुंचा एम्स नामक नगर से, तो बिस्मार्क को पहले तो दुख हुआ, लेकिन बाद में उसने इसमें भी युद्ध करने का एक मौका तलाशने की कोशिश की। उसने इस पत्र को या एम्स तार को, उसके शब्दों को इस तरह से बदल के संक्षिप्त कर दिया कि प्रशा के लोगों को तो लगा कि बेनेडिक्ट ने उनके राजा का घोर अपमान किया है, और दूसरी तरफ फ्रांस के लोगों को लगा कि प्रशा के राजा ने उनके राजदूत की बेइज्जती की है। और दोनों ही देशों में युद्ध की उत्तेजनापूर्ण भावना का प्रसार हुआ। परिणाम स्वरूप 15 जुलाई 1870 को फ्रांस ने युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस और जर्मन दोनों ही देशों में युद्ध के निर्णय का स्वागत हुआ। फ्रांस ने बड़े ही उत्तेजनापूर्ण ढंग से युद्ध शुरू किया था, लेकिन नेपोलियन तृतीय उस समय युद्ध के लिए तैयार नहीं था और मजबूरन या अनचाहे रूप से उसे युद्ध मोड़ लेना पड़ा। फ्रांस इस समय मित्र के अभाव में था या मित्र विहीन था, और उसकी सेना के पास में पर्याप्त रसद सामग्री भी नहीं थी। इसके विपरीत अगर हम प्रशा की देखें तो प्रशा की सेना ने या प्रशा ने या बिस्मार्क ने युद्ध की पूर्ण रूप से तैयारी कर रखी थी। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि 10 लाख की सेना लगभग उनकी तैयार थी, प्रशिक्षित सेना थी, दक्ष सेना थी। युद्ध मंत्री वॉन रून था, प्रधान सेनापति वॉन मॉन्टगे था। दोनों ही अपने क्षेत्र के निपुण व्यक्ति थे, और इस युद्ध में उत्तरी राज्यों की संगठित शक्ति
तो प्रशा के साथ थी ही। इसके अलावा उन्हें दक्षिण राज्यों की सहानुभूति भी प्राप्त थी, क्योंकि दक्षिण के राज्य नेपोलियन के इरादों को भांप चुके थे कि नेपोलियन उनको अपने में सम्मिलित करना चाहता है या फ्रांस में सम्मिलित करना चाहता है। अतः उनकी भी राष्ट्रीयता की भावना या उनकी भी सहानुभूति प्रशा की तरफ थी। बड़े ही शत्रुतापूर्ण माहौल में युद्ध शुरू हुआ और युद्ध में प्रशा का पलड़ा भारी रहा। फ्रांस की हर तरफ पराजय हुई और अंत में फ्रांस की इतनी बुरी तरह से पराजित हुई कि नेपोलियन तृतीय को 83,000 सेना के सहित आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस प्रकार फ्रांस में द्वितीय साम्राज्य का पतन हुआ और 4 सितंबर 1870 को फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई। नवंबर 1870 ईस्वी में यह खबर मिलने से कि प्रशा की सेना ने मर्स नगर पर अधिकार कर लिया है, प्रसिद्ध ब्रिटिश दार्शनिक और इतिहासकार थॉमस कार्लाइल ने, जो जीवन पर्यंत जर्मन सभ्यता का प्रशंसक रहे थे, द टाइम्स में लिखा कि मुझे लगता है कि मेरे युग का सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि महान, धैर्यवान, गंभीर, पवित्र तथा ठोस जर्मन आखिर एक राष्ट्र के रूप में ढल गया। इस प्रकार इस युद्ध के बाद जर्मन एकीकरण पूर्ण हुआ। नए गणतंत्र ने युद्ध को जारी रखने का निश्चय किया, किंतु जर्मन सेना आगे बढ़ती रही और पेरिस तक पहुंच गई। 18 जनवरी 1871 को वर्साय के विख्यात राजमहल में बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक किया और पेरिस के प्रस्ताव के पश्चात फ्रांस प्रशा युद्ध समाप्त हो गया और फ्रांस पराजित हुआ, प्रशा विजित हुआ। इस पराजय के पश्चात फ्रांस और प्रशा के मध्य फ्रैंकफर्ट नामक स्थान पर एक संधि हुई, जिसे फ्रैंकफर्ट की संधि कहा जाता है। यह संधि 26 फरवरी 1871 को हुई। संधि की शर्तों के अनुसार फ्रांस को मेज वेस्टरबर्ग सहित अल्सास लॉरेंस के प्रदेश जर्मनी को देने पड़े। यद्यपि बिस्मार्क ये नहीं चाहता था कि अल्सास और लॉरेंस के प्रदेश जर्मनी को मिले, क्योंकि वह जानता था कि इससे फ्रांस का हमेशा के लिए आहत होगा और सदैव जर्मनी के विरुद्ध गुट बनाकर या गुप्त संधियां बनाकर इन प्रदेशों को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। संधि की दूसरी शर्तों के अनुसार फ्रांस को युद्ध के हार जाने के रूप में 20 करोड़ पाउंड की रकम क्षतिपूर्ति के एवज में देने के लिए बाध्य किया गया और उसे इस भुगतान के लिए 3 वर्ष की अवधि निश्चित की। क्षतिपूर्ति की रकम नहीं अदा होने तक जर्मन सेना का फ्रांस में रहना निश्चित हुआ। इस प्रकार फ्रैंकफर्ट की संधि के पश्चात फ्रांस के लिए एक अपमानजनक संधि के रूप में ये संधि रही। फ्रैंको प्रशियन युद्ध के परिणामों के बारे में हम अगर बात करें तो ये जो युद्ध था, इस युद्ध की परिणति के रूप में एकीकरण हुआ और जर्मनी के एकीकरण के शेष भाग को पूर्ण आहुति प्रदान इस युद्ध ने की। युद्ध की समाप्ति से कुछ समय पहले ही बिस्मार्क ने दक्षिण के राज्यों को जर्मन संघ में सम्मिलित करने की स्वीकृति ले ली थी और इस प्रकार अप्रैल 1871 में जर्मनी के नए संविधान की घोषणा हुई, जिसके अनुसार दक्षिण जर्मन के समस्त राज्यों, जिनमें बवेरिया, विटेनबर्ग, बादेन और हेस आदि थे, को जर्मन संघीय साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। अब एक एकीकृत जर्मनी यूरोप का प्रतिष्ठित और शक्तिशाली राज्य बन गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जर्मनी का एकीकरण 3 युद्धों के पश्चात में पूर्ण हो गया। फ्रैंको प्रशियन वार का एक अन्य परिणाम यह भी निकला कि इस युद्ध ने
न केवल जर्मनी के एकीकरण को पूर्ण किया बल्कि इटली के एकीकरण को भी इस युद्ध ने पूर्ण किया। 1870 में जब फ्रैंको पर्शियन वार हुआ उस समय नेपोलियन तृतीय ने प्रशा के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए रोम से अपनी सेनाएं बुला ली और इसका लाभ उठाकर सार्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर एमानुएल ने रोम में अपनी सेना भेजकर वहाँ पर भी रोम पर अधिकार कर लिया और इस तरह इटली का एकीकरण भी पूर्ण हुआ। इस प्रकार हमने देखा कि बिस्मार्क के योगदान के परिणाम स्वरूप और 3 युद्धों के परिणाम स्वरूप इटली यूरोप के एक शक्तिशाली राज्य के रूप में एकीकृत हुआ या संगठित हुआ और इस एकीकरण के पश्चात इटली और जर्मनी दोनों उपनिवेशों की दौड़ में शामिल हुए और जर्मनी की उग्र राष्ट्रीयता या जर्मनी के फ्रांस के साथ में व्यवहार या जर्मनी के एकीकरण के पश्चात यूरोप में गुप्त संधियों की जो परंपरा बिस्मार्क ने शुरू की, उस परंपरा के पश्चात या उस परंपरा में कहीं न कहीं हम प्रथम विश्व युद्ध के बीज रोपते या बीज डालते देखते हैं। इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के नेतृत्व में पूर्ण हुआ। धन्यवाद।